हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। तो अपने लेसन स्टार्ट करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जैन। इससे पहले कि जो अपने क्लास थी उसमें मैंने आपको थोड़ा लेखक परिचय बताया और अपने लेसन का थोड़ा सा सारांश पढ़ा था पेज नंबर 25 पे। अभी अपने स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 21 से। लेसन स्टार्ट करेंगे, लाइन टू लाइन चलना है अपने को। तो मैं स्टार्ट करता हूं। Sometimes I find a rupee in the garbage. Sometimes I find a rupee in the garbage. Garbage कचरा या कूड़ा, कचरा या कूड़ा। और यहां पे एक वर्ड आया है आई, आई का मैं या मेरे को। तो स्टूडेंट्स ये आई कौन है और ये यहां पे कैसे आया है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि श्रीमती चंद जो दिल्ली में रहते हैं और उनके पड़ोस में थोड़ी दूर कोई ऐसे थोड़ा बहुत कचरे का ऐसे ढेर या कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और वहां पे काफी सारे बच्चे जो कचरा बीनने वाले, रेग पिकर्स जो आगे अपने आएगा, कचरा बीनने वाले खूब सारे बच्चे जो सुबह सुबह उस कचरे के ढेर पे ऐसे घूमते रहते हैं नंगे पैरों के और वो कचरे में से ऐसे कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। और जैसे जैसे दोपहर होती है, धूप निकलती है, सारे बच्चे अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तो लेखिका जो हर रोज जब अपने घर से निकलती है तो उन बच्चों को देखती है सुबह सुबह। तो लेखिका को क्या ये देखते हुए काफी टाइम हो गया है, इन बच्चों को देखते देखते। तो एक दिन लेखिका उन बच्चों को पूछती है, उनमें से एक बच्चे को पूछती है कि आप ये सब क्यों करते हो। तो उन बच्चों का जवाब जो होता है कि हमारे पास और कोई काम नहीं है तो हम क्या करें। तो इस तरीके से लेखिका जब उस बच्चे को यह पूछती है कि इस कचरे में आपको मिलता क्या है, तो वो बच्चा उत्तर देता है कि कई बार मेरे को इस कचरे के ढेर में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये मिल जाते हैं। तो यहां से अपना लेसन स्टार्ट है। इसमें 2 मुख्य पात्र होंगे। एक तो साहेब ए आलम नाम का लड़का है, साहेब ए आलम, और दूसरा मुकेश नाम का एक लड़का आएगा, मुकेश। ये 2 तो मुख्य पात्र होंगे और एक जो अपने श्रीमती जंग मुख्य पात्र के रूप में है ही, वैसे छोटे छोटे कई और जुड़ते जाएंगे। तो लेखिका जब उन बच्चों को पूछती है तो उनमें से एक बच्चा जिसका नाम है साहिब ए आलम, हालांकि वो बच्चा नहीं जानता है कि इस नाम का अर्थ क्या है। वो तो बिल्कुल इस अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ है और वो कचरे के ढेर में अपने साथियों के साथ लगा रहता है। लेकिन लेखिका तो ये सब जब नाम पूछती है तो पता चलता है, तो बड़ा कंट्रास्ट सा लगता है कि कैसे किस तरीके की जिंदगी भी लोगों को जीनी पड़ती है मजबूरी में, परिस्थितिवश से। तो साहिब आलम उस बच्चे का नाम है जो दिल्ली के पास में सीमापुरी नाम की कोई कॉलोनी है जिसमें लगभग 10,000 कचरा बीनने वालों के परिवार रहते हैं। वहां पे मुख्य रूप से यह परिवार, जैसे साहिब का परिवार है, ये पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका वहां रहते थे। वहां उनकी अच्छी जमीन और खेत भी हुआ करते, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां पे तूफान और बाढ़ बहुत ज्यादा आया करती थी। इस वजह से उनके घर बह जाते और उनकी जो जमीन, जो फसल वगैरह वो बर्बाद हो जाती और ये प्रक्रिया बार बार होती रहती। तो ये लोग तंग आ गए और उन्होंने वहां की जगह छोड़ करके और दिल्ली के पास तो सीमापुरी इलाका, वहां आकर के बस गए और वो किसी तरीके से अपना काम करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। तो उन्हीं परिवारों में से एक परिवार है साहिब ए आलम का। तो लेखिका जब काफी टाइम हो जाता है उन बच्चों को देखते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, तो लगभग सबको पहचानने लग जाती है और उनके साथ बातचीत करती है लेखिका। तो क्या क्या पता चलता है और कैसी कैसी मजबूरी में लोग रहते हैं।
जो अपने को इस लेसन के माध्यम से और पता चलेगा जैसे जैसे अपने आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये पहली लाइन जो है, समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कि कई बार मेरे को, समटाइम्स कई बार, आई फाइंड मेरे को मिल जाता है, ए रूपी एक रुपया। यह एक रुपए का मतलब ये कोई नहीं है कि निश्चित में एक रुपया, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए ऐसे मिल जाते हैं इन द गार्बेज, कचरे के ढेर में, कि कई बार मेरे को इस कचरे के ढेर में 1-2 रुपए मिल जाते हैं। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. Why do you do this? Why do you do this? प्रश्नवाचक चिन्ह है। I ask, मैं पूछती हूं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, कि तुम ये काम क्यों करते हो। अब देखो यहां पे 2 डू आए हुए हैं, ये है एचवी हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं, और ये है मेन वर्ब करना। ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, इसलिए डू सहायक क्रिया आई है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में सहायक क्रिया कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। हाँ, तो लेखिका ने पूछा व्हाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब, कि मैंने साहब से पूछती हूं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहेब कौन, होम जिससे आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, कि मैं हर सुबह मिल जाती हूं, या मेरा और उनका सामना हो जाता है, आमना सामना, और वो क्या करते हैं, स्क्राउजिंग। स्क्राउजिंग का मतलब सर्च करना, तलाशना। वैसे स्क्राउजिंग का मतलब होता है भिक्षा मांगना, या किसी से भिक्षा के रूप में कोई वस्तु प्राप्त करना, लेकिन यहां होगा स्क्राउजिंग, स्क्राउजिंग का तलाश करना या ढूंढना, तलाश करना। गोल्ड, गोल्ड का मतलब कोई सोना नहीं, लेकिन कीमती वस्तु। गोल्ड का वैसे सोना होता है, लेकिन यहां होगा कीमती वस्तु। कोई भी कीमती चीज मिल जाती है, उनको कीमती वस्तु मिल जाती है। इन द गार्बेज डंप, गार्बेज का मैंने आपको पहले भी लिखाया था, गार्बेज डंप्स, कचरे का ढेर या कूड़े का ढेर, गार्बेज डंप, कूड़े का ढेर। और माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। तो लेखिका क्या कहती है कि मैं साहेब को पूछती हूं व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहेब जिनसे लेखिका हर सुबह मिल जाती है, क्या करते हुए, कि लेखिका के पड़ोस में और कचरे का ढेर है, कोई कूड़े का ढेर है, और वहां पर ये बच्चे तलाश करते हैं ताकि इनको कोई कीमती वस्तु मिल जाए। तो वहां तलाश करते हुए, और लेखिका जब अपने काम के लिए जाती है, निकलती है, तो उन बच्चों से हर सुबह लेखिका का आमना सामना होता है या मुलाकात हो जाती है। ये बच्चे पड़ोस के कचरे का जो ढेर था लेखिका के पास में थोड़ी दूर में, तो वहां पे ये कचरे के ढेर में कुछ ढूंढते रहते हैं ताकि उनको कोई भी कीमती वस्तु मिल जाए। और लेखिका जो हर सुबह अपने रास्ते अपने काम पे जाती है, तो उनकी मुलाकात हर सुबह हो जाती है। तो ऐसे ही एक सुबह लेखिका उनको पूछ लेती है, उस बच्चे को पूछ लेती है जिसका नाम साहिब है, और पूछती है कि व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। अब ये साहिब कौन था, जो अपने को आगे पता चल रहा है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने बहुत समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। मतलब साहिब ने अकेले नहीं छोड़ा था, ये नहीं कि साहिब अपने घर से भाग करके ऐसे निकल करके आ गया था, ऐसा नहीं। साहिब ने बहुत समय पहले अपना जो मूल निवास स्थान था, वो साहिब के परिवार ने छोड़ दिया था। Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. और उन्होंने ढाका के जो हरे भरे मैदान थे, वहां पे उनका पहले निवास हुआ करता था, जो साहिब की तो याददाश्त में नहीं है, यानी कि बहुत समय पहले छोड़ दिया था। डिस्टेंट मेमोरी, बहुत दूर की याददाश्त में भी नहीं है, साहिब को कुछ भी जानकारी नहीं है। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. साहिब की माता साहिब को बताती है कि अपने वो जगह क्यों छोड़ दी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा तूफान आया करते थे, उनकी वजह से
और जो घर और फसल वगैरह है वो बह करके चली जाती थी। इस कारण से उन्होंने वो जगह छोड़ दी। आगे ये प्रश्न भी आएगा कि साहेब के परिवार ने अपने मूल निवास स्थान को छोड़ करके सीमापुरी में आकर के क्यों बस गए थे? बिकॉज देयर वर मेनी स्टॉर्म्स, वहां पे बहुत तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके घरों को और खेतों को बहा करके ले जाते थे। सो दे लेफ्ट देयर हाउस एंड केम टू दिल्ली फॉर लिविंग, और अपनी आजीविका कमाने के लिए वो दिल्ली में आकर के, एक्सक्यूज मी, सीमापुरी में आकर के बस गए। तो साहेब को तो पता नहीं है, लेकिन साहेब की माता बताती है कि अपने ढाका में रहते थे, वो हरी भरी जगह थी, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा तूफान आने की वजह से अपने घर जमीन बर्बाद हो जाती थी, इस वजह से अपने यहां आकर के रहने लग गए। दैट्स व्हाई, यही कारण था, दे लेफ्ट, उन्होंने वो जगह छोड़ दी। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेर ही नाउ लिव्स, और अपनी आजीविका कमाने के लिए, गोल्ड का मतलब अपनी इनकम के लिए, अपने रुपए पैसे के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए वो बड़े शहरों की तरफ आ गए, जहां पे वो अब रहते हैं, यानी दिल्ली के पास सीमापुरी में। तो अब जो पहली लाइन थी उससे आगे बातचीत बढ़ाते हैं। तो लेखिका ने जब पूछा क्वेश्चन कि व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो साहेब ने क्या उत्तर दिया, देखो, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए, लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए, मटर्स, धीरे से बुदबुदाते हुए, बुदबुदाते हुए, साहब ने धीरे से बुदबुदाते हुए दूसरी तरफ देखते हुए कहा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास करने के लिए और कोई काम नहीं है, कि इसलिए मैं ये कचरे बीनने का काम करता हूं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, उसने दूसरी तरफ देखते हुए धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। तो फिर लेखिका ने कहा, गो टू स्कूल, आई से डीपली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडविस मस्ट साउंड, कि मैंने ऐसे मजाक में कह दिया, आई से ग्लीबली, मैंने ऐसे ही कह दिया, अस्वीकार्य, मतलब ऐसी बात है जो करने का कोई इरादा नहीं है, ऐसा काम। तो लेखिका ने ऐसे मजाक में कह दिया, गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ, आई से ग्लीबली, रियलाइजिंग, कि मैंने ऐसे मजाक में अस्वीकार्यपूर्ण तरीके से कह दिया कि स्कूल जाओ, रियलाइजिंग इमीडिएटली, और ये कहते ही लेखिका को ये तुरंत समझ में आ गया, रियलाइज, महसूस हो गया, रियलाइज, महसूस हो गया, इमीडिएटली का तुरंत, हॉलो का खोखला, खोखला, और एडविस का सलाह है। लेखिका ने कहा कि विद्यालय जाया करो, ये बात कहते ही लेखिका को ये महसूस हो गया कि उनके द्वारा ये जो सलाह दी गई है ये कितनी खोखली और निराधार है, कितनी खोखली है और कितनी निराधार है। क्योंकि पढ़ने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पेट भरा हुआ होना चाहिए, खाना खाया हुआ होना चाहिए, तब अपने को सारी चीजें याद आती है। तो उन बच्चों की या उन परिवारों की स्थिति तो ऐसी थी कि उनको तो भरपेट खाना ही नहीं मिलता, तो पढ़ाई के बारे में तो सोचना बहुत दूर की बात थी। तो लेखिका ने कह तो दिया कि विद्यालय जाया करो, लेकिन ये भी एक तरीके से लेखिका ने ऐसी मजाक में कह दिया, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। तो बच्चे ने क्या कहा कि मेरे पड़ोस में, देयर इज नो स्कूल, कोई विद्यालय नहीं है, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, कि मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे लोग बना देंगे, वे लोग का मतलब सरकार, कि जब सरकार बना देगी, आई विल गो, तो मैं विद्यालय जाऊंगा। तो फिर लेखिका कहती है, इफ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, ऐसे मजाक से करते हुए
और लेखिका पूछती है कि अगर मैं विद्यालय शुरू करूं, इफ आई स्टार्ट स्कूल, कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं, विद्यालय शुरू करूं, विल यू कम, क्या तुम आओगी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, मजाक सी करते हुए मैंने पूछा कि अगर मैं स्कूल शुरू करती हूं तो क्या तुम आओगे? यस, ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली का अच्छी मुस्कान, बड़ी मुस्कान। अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लाते हुए उस बच्चे ने कहा कि बिल्कुल, यस, कि अगर आप स्कूल स्टार्ट करते हैं तो मैं पक्का आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ इतनी बातचीत होने के बाद में लेखिका अपने रास्ते पे चली गई और वो बच्चे जो अपना काम करते ही थे, हाँ, उन काम में लग गए। कुछ समय बाद, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, लेखिका कहती है कि कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वो लड़का दौड़ता हुआ मेरे पास आया। एंड आस्क्ड, इज योर स्कूल रेडी? और उसने आते ही पूछा कि क्या आपका विद्यालय बन गया या आपका विद्यालय शुरू हो गया है? क्योंकि लेखिका ने वादा किया था। हालांकि लेखिका ने तो इसे मजाक की थी, लेकिन उस बच्चे ने तो बड़ा सीरियसली ये बात मान ली कि रियल में लेखिका स्कूल बनाने वाली है। तो दूसरी बार जैसे लेखिका की मुलाकात हुई, उस बच्चे ने तुरंत पूछ लिया कि इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेक ए प्रॉमिस। एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा होते हुए, एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदगी महसूस करते हुए, शर्मिंदा होते हुए, प्रॉमिस का वादा, लेखिका ने जो वादा किया था ना, ऐसे ही वायदा, क्या वादा, कि जब उस बच्चे ने आकर के कहा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, तो लेखिका ने कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, कि एक विद्यालय बनने में बहुत समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मींट, दैट वाज नॉट मींट। ये आगे पर्सन भी आएगा, दैट वाज नॉट मेंट, जो पूरा होना नहीं था, जो पूरा होना नहीं था। लेखिका ने यह कह तो दिया कि स्कूल बनने में अधिक समय लगता है, इतनी जल्दी स्कूल नहीं बनती है। फिर लेखिका को अपने आप बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई उस वादे के लिए जो पूरा होना ही नहीं था। मतलब लेखिका ने पहले कहा था कि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे, ये वादा लेखिका ने तो ऐसे मजाक में कहा था, लेकिन उस बच्चे ने बड़ा सीरियसली लेकर के दोबारा पूछ भी लिया और लेखिका ने बचाव तो कर लिया कि स्कूल बनने में काफी समय लगता है, लेकिन जो अपना वादा किया था लेखिका ने वो तो पूरा होना ही नहीं था ना। लेखिका ने तो ऐसे मजाक की थी, तो अपने वादे पे शर्मिंदगी महसूस करते हुए और लेखिका ने कह दिया कि स्कूल बनने में काफी समय लगता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। परंतु ऐसे परिवारों के नीरस, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए मेरी तरह अनेक लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और ऐसे ही वादे जो जिस तरीके से मैंने किया था, जो झूठा वादा था जिसको पूरा होना ही नहीं था, इस तरीके के झूठे वादे उनकी जिंदगी में अनेक ऐसे वादे भरे पड़े हैं, कहीं ना कहीं हर कोने में ऐसे वादे भरे पड़े हैं जो कभी पूरे होने ही नहीं है। कहने का मतलब कि इन लोगों के लिए अनेक प्रकार के वादे किए जाते हैं, तमाम सुविधाओं के वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके लिए वो वादे कभी जिंदगी में पूरे होते ही नहीं है। तो उन लोगों को तो ऐसे वादे सुनने की एक यूज टू है, वो आदी हो गए हैं। लेकिन लेखिका को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसने जो वादा किया था उसका कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। काफी महीनों के बाद जब मैं उसको जानने लग गई, आफ्टर नोइंग हिम, उसे जानने के बाद में जब मैं उसे अच्छी तरह पहचानने लग गई,
आई आस्क्ड हिम हिज नेम। तो लेखिका कहती है कि मैं उसका नाम पूछती हूं। साहिब आलम ही अनाउंसेस, तो उसने जोर से कहा कि मेरा नाम साहिब ए आलम है, साहिब ए आलम। काफी समय के बाद जब लेखिका की मुलाकात होती रही तो लेखिका उसको पहचानने लगी और एक ने उसको नाम पूछ लिया। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरा नाम साहिब ए आलम, मेरा नाम साहिब आलम है। जोर से उसने कहा he doesn't know what it means, हालांकि वो बच्चा ये नहीं जानता है कि इस नाम का क्या अर्थ है। If he knew its meaning Lord of Universe, अगर वह जाने भी कि इस नाम का अर्थ है दुनिया का स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अगर वो जान भी लेता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स नाम का अर्थ है साहिब आलम का, अगर वो इस बात को जान भी लेता, he would have a hard time believing it, तो उसको विश्वास करना भी बहुत मुश्किल था। तो स्टूडेंट्स अपने लेसन को थोड़ा स्टार्ट किया है, कल से अपने नेक्स्ट क्लास में इससे आगे शुरू करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइन टू लाइन अपने पढ़ाएंगे, जिस तरीके से क्लास चलती है उसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच।